याद है बचपन में जब आप कोई बढ़िया खिलौना चाहते थे, आप मम्मी पापा को कितना तंग करते थे, लेकिन वो मानते नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसे ही हैं, बस फर्क ये है कि यहाँ खिलौना ग्रीनलैंड है। नॉर्थ पोल के पास एक बहुत बड़ा आइलैंड। 2019 में खबर आई कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीद ले। जब डेनमार्क ने मना कर दिया कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है, तो ट्रंप ने तो उनका ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। लोगों ने इस बात पर बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन ट्रंप तो सीरियस थे। उन्हें उस बर्फीले देश में कुछ खास दिख रहा था। ऐसा पहली बार नहीं था जब अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता था। 1867 में भी उन्होंने कोशिश की थी और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में भी उन्होंने इसे एक स्ट्रेटेजिक जगह के रूप में देखा था। तो इस बर्फीले आइलैंड में ऐसा क्या खास है और अमेरिका इसे इतना ज्यादा क्यों चाहता है? एक विशाल बर्फ के गोले को पिघलते हुए कल्पना करो। क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल आर्कटिक का भी यही हाल है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं, जिससे अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों के बीच यात्रा करना आसान हो गया है। यह व्यापार और सेना दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। ग्रीनलैंड इस सब के बीचों बीच स्थित है, जैसे आर्कटिक महासागर में एक विशाल पत्थर। जो भी ग्रीनलैंड को नियंत्रित करता है, उसे आर्कटिक में बहुत बड़ा फायदा होता है। और अंदाजा लगाइए कि आर्कटिक पर और कौन नियंत्रण चाहता है? रूस और चीन। रूस आर्कटिक में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। चीन खुद को एक नियर आर्कटिक देश कहता है और वह भी इसमें अपना हिस्सा चाहता है। अमेरिका यह सब देखकर दबाव महसूस कर रहा है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह पीछे न छूटे। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ ही नहीं है, उस बर्फ के नीचे मूल्यवान संसाधनों का खजाना छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं तेल, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, यूरेनियम और भी बहुत कुछ। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी देशों को अपने उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए जरूरत होती है। अमेरिका के लिए इन संसाधनों को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। वह दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, खासकर उन देशों पर जिनसे उसकी हमेशा नहीं बनती। ग्रीनलैंड का मालिक होने का मतलब है कि अमेरिका के पास इन संसाधनों तक सीधी पहुंच होगी, जिससे उसे दूसरों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ जमीन के नीचे की चीजों की ही नहीं है। ग्रीनलैंड की लोकेशन इसे सैन्य अड्डे और निगरानी स्टेशन स्थापित करने के लिए भी एकदम सही जगह बनाती है। अमेरिका का ग्रीनलैंड में पहले से ही एक एयर बेस है, लेकिन वह और भी ज्यादा प्रभाव चाहता है। कल्पना कीजिए कि कोई आपका घर खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बेचना नहीं चाहते। ग्रीनलैंड के बारे में डेनमार्क को भी ऐसा ही लगता है। उन्होंने कहा कि यह बिक्री के लिए नहीं है और वे ट्रंप की टिप्पणियों से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। यह ऐसा ही है जैसे कोई आपके परिवार के किसी सदस्य को खरीदने की कोशिश करे। ऐसा नहीं होता। ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है, हालांकि उनके पास बहुत सारी स्वायत्तता है, जिसका अर्थ है कि वे अपने कई फैसले खुद लेते हैं। लेकिन जब रक्षा और विदेश नीति की बात आती है, तो डेनमार्क ही बॉस होता है। डेनमार्क बुनियादी ढांचे और शिक्षा में निवेश करके ग्रीनलैंड के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। वे जानते हैं कि एक खुशहाल ग्रीनलैंड आजादी की चाहत कम रखता है, लेकिन अमेरिका की दिलचस्पी ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। कल्पना कीजिए कि आपका दोस्त आपके रूममेट का सामान आपकी पीठ पीछे खरीदने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय संघ को भी ऐसा ही लगता है। वे इसे अपमानजनक और अपने गठबंधन के साथ विश्वासघात मानते हैं। यूरोपीय संघ के डेनमार्क के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और वे आर्कटिक को प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग का क्षेत्र मानते हैं। उन्हें चिंता है कि अमेरिका का आक्रामक रवैया इस क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है और संघर्ष पैदा कर सकता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ को अच्छे दोस्त माना जाता है, लेकिन ग्रीनलैंड की इस पूरी घटना ने उनके बीच कुछ गंभीर तनाव पैदा कर दिया है। यह उस अजीब और गरीब पल जैसा है जब आपको एहसास होता है कि हो सकता है कि आपके दोस्त के मन में
आपके लिए अच्छे विचार न हो। अमेरिका और यूरोप लंबे समय से सहयोगी रहे हैं। सुरक्षा से लेकर व्यापार तक हर चीज पर मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे ने उस गठबंधन में एक दरार को उजागर किया है। बदलती दुनिया से कैसे निपटा जाए, इस बारे में राय में अंतर। ट्रंप के नेतृत्व में और अब भी अमेरिका एक अलग थलग दृष्टिकोण अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने हितों को सबसे पहले रखता है। दूसरी ओर यूरोप कूटनीति और सहयोग को प्राथमिकता देता है। वे वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने में विश्वास करते हैं। दृष्टिकोण में इस अंतर ने दोनों पक्षों के बीच दरार पैदा कर दी है और यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कैसे सुलझाया जाएगा। यदि अमेरिका एक तरफा कार्रवाई जारी रखता है तो यह यूरोप के साथ उसके संबंधों को और नुकसान पहुंचा सकता है, उस गठबंधन को कमजोर कर सकता है जिसने दशकों से शांति बनाए रखी है। तो ग्रीनलैंड का भविष्य क्या है? क्या यह 51वां राज्य बनेगा या यह डेनमार्क का हिस्सा बना रहेगा? यह तो समय ही बताएगा। एक बात तो तय है, ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ से ढका एक दूर दराज का द्वीप नहीं रहा। यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बिंदु बन गया है, जो बदलते आर्कटिक और दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रतीक है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती रहेगी और आर्कटिक और अधिक सुलभ होता जाएगा, हम ग्रीनलैंड में और भी अधिक रुचि देखने की उम्मीद कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग करने का कोई तरीका खोज सकता है या प्रतिस्पर्धा से संघर्ष होगा? इसका उत्तर ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक के भाग्य का फैसला कर सकता है।